महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में सबसे बड़े सरेंडर से नक्सल आंदोलन की कमर टूट चुकी है। नक्सल कमांडर भूपति ने 60 साथियों समेत महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के आगे हथियार डाल दिए हैं, आत्मसमर्पण सरेंडर किया है। भूपति सीपीआई माओवादी का मुख्य प्रवक्ता और पोलित ब्यूरो का सदस्य था। भूपति के सरेंडर से नक्सलवादी नेतृत्व दो फाड़ हो चुका है। भूपति का सरेंडर 31 मार्च 2026 तक। देखिए, नक्सलवाद खत्म करने की दिशा में यह बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे नक्सलियों का जो मंसूबा है और उनका जो आत्मबल था वो पूरी तरह से चकनाचूर हो जाएगा। रिपोर्ट देखिए। आत्मसमर्पण की यह तस्वीर नक्सलवाद के इतिहास के सबसे खास पड़ावों में से एक है। नक्सलियों की वैचारिक प्रमुख और प्रमुख प्रवक्ता मालेजेकुला वेणुगोपाल राव उर्फ भूपति उर्फ सोनू ने अपने 60 नक्सली साथियों के साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सामने हथियार डाल दिए। आत्मसमर्पण के लिए महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में खास कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम इसलिए अहम है क्योंकि मालेजुला वेणुगोपाल राव सीपीआई माओवादी का एक बड़ा नेता था। उसकी पोलित ब्यूरो का सदस्य था। उसके सिर पर 6 करोड़ रुपए का इनाम था। उसका हथियार डालना नक्सलवाद पर जीत की केंद्र की कोशिशों में खास हो गया है। भूपति का कहना है कि वह भारत में पीड़ितों को राहत दिलाने के अभियान में शामिल होगा। भूपति का आत्मसमर्पण सीपीआई माओवादी के नेतृत्व में हुए दो फाड़ का भी संकेत है। राव ने इस साल सितंबर में ही हथियार डालने की इच्छा जताई थी। उन्हें छत्तीसगढ़ समेत कई जगहों के नक्सलवादियों का साथ मिला, लेकिन बाकी नक्सल कमांडर उससे सहमत नहीं थे। चलिए, आपको हम जानकारी दे रहे थे, थोड़ा और डिटेल्स में आपको लिए चलते हैं क्योंकि यह देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम है। पिछले 70 साल से देखिए, 70 साल का जो ये नक्सल कमांडर भूपति नक्सलियों के कई बड़े हमलों का मास्टरमाइंड रहा है। इसकी अगुवाई में हमले किए गए हैं और बहुत सारे हमारे जो पुलिसकर्मी हैं वो भी शहीद हुए हैं इसकी वजह से। अप्रैल 2010 में दंतेवाड़ा में हुए हमले के पीछे उसका ही दिमाग बताया जाता है। उस भयानक हमले में सीआरपीएफ के हमारे 76 जवान शहीद हुए थे। 2011 में उसका भाई और बड़ा नक्सली नेता किशन जी पश्चिम बंगाल में एक मुठभेड़ में मारा गया था। इसकी क्राइम कुंडली आप सभी तक पहुंचा रहे हैं और उसके सर पर अलग अलग राज्य सरकारों ने कुल 6 करोड़ रुपए का इनाम घोषित किया हुआ था। और इसी साल भूपति की पत्नी तारक्का और उसकी साली ने हथियार डाल दिए थे, यानी सरेंडर कर दिया था। सीपीआई माओवादी का नेतृत्व भूपति के फैसले से सहमत नहीं है और उसे बागी घोषित कर दिया है। 2 दड़े हो चुके हैं। उसे आदेश दिया गया है कि वो अपने हथियार पार्टी को सौंप दे, लेकिन भूपति ने सरकार के सामने हथियार डाल दिए, सरेंडर कर दिए, आत्मसमर्पण कर दिया। देखिए, अब केंद्र सरकार ने देश से नक्सलवाद के का ऐलान कर दिया है कि खात्मा इसका जल्द कर देंगे। खासकर आपने कई बार कई मौकों पर गृह मंत्री अमित शाह को खुद आपने सुना है कि बहुत जल्दी हम अंजाम तक पहुंचाने जा रहे हैं, इनको खत्म करने जा रहे हैं, या तो सरेंडर कर दें। और उसी कड़ी में यह सब कुछ हमें देखने को मिल रहा है। इसके लिए 31 मार्च 2026 की डेडलाइन तय की गई है केंद्र सरकार की तरफ से और गृह मंत्री अमित शाह कई बार इसका ऐलान कर चुके हैं सार्वजनिक मंचों से। 29 सितंबर को नक्सल मुक्त भारत सम्मेलन में भी उन्होंने ऐलान दोहराया। आपको सुनवाते हैं गृह मंत्री अमित शाह को। किसी को कोई मारना नहीं चाहता। कितने भी काम किए हो, हथियार डाल दो, मेन स्ट्रीम में आ जाओ, मुख्य धारा में आ जाओ, आपका पूरा संरक्षण भारत सरकार करेगी। मगर अब आप हथियार उठाकर पूरे बस्तर को बैन कर बांध में लेकर आदिवासी भाइयों बहनों का विकास नहीं रोक सकते। हथियार डालकर शरण में आ जाइए, आप भी विकास की प्रक्रिया में हिस्सेदार होइए। देखिए, नक्सलियों के सफाई का अभियान 31 मार्च 2026 खात्मे की डेडलाइन गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान कर दिया है। और इस साल आपको बता दें 246 नक्सली एनकाउंटर्स हुए, मुठभेड़ उनके साथ हुई। जनरल सेक्रेटरी बासो राजू इसमें ढेर हो चुका है कुछ महीने पहले ही। सेंट्रल कमेटी के 7 सदस्य, उनका काम तमाम किया गया। इस साल 1000 से ज्यादा सरेंडर हो चुके हैं नक्सलियों की तरफ से। ये डिटेल्स भी आपको साथ साथ पहुंचा रहे हैं। अप्रैल मई में सबसे बड़ा अभियान चलाया गया था और उस अभियान में 31 नक्सलियों का काम तमाम हो गया था। उनको बोला गया था कि आप समर्पण कर दें, लेकिन नहीं माने तो अंजाम क्या हुआ? ढेर हो गए। नक्सलियों की फंडिंग पर लगाम लगाया गया एजेंसियों की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से। नक्सल ग्रस्त इलाकों में विकास की मुहिम शुरू की गई।
अब नक्सलवाद एक ऐसी समस्या रही है जिसने देश के एक बड़े इलाके को अपनी चपेट में लिया था। इसकी वजह से मुख्य धारा में और लोग लौट नहीं पा रहे थे और विकास का रास्ता नहीं देख पा रहे थे। कभी देश के कम से कम 7 राज्यों के करीब 200 जिलों में सक्रिय रहे ये नक्सली सरकार के दावे के मुताबिक अब सिर्फ 38 जिलों तक ही सिमट चुके हैं पूरे देश में। इनमें भी नक्सलियों में सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों की तादाद अब मात्र सिकुड़कर 6 रह चुकी है। इनमें 4 जिले छत्तीसगढ़ के हैं और ये हैं बीजापुर, कांकेर, नारायणपुर और सुकमा। इसके अलावा झारखंड का पश्चिमी सिंहभूम और महाराष्ट्र का गढ़चिरौली ही नक्सलियों से सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में शामिल है पूरे देश में। चलिए, ये बात हो गई सरेंडर की नक्सलियों की और केंद्र सरकार के दृढ़ इरादे की। अब आगे बढ़ते हैं और अब आपको दिखा देते हैं इस वक्त शाम 4 बजे की 4 बिग न्यूज यानी ब्रेकिंग न्यूज। पहली बड़ी खबर यह है कि दिवाली से पहले दिल्ली एनसीआर को बड़ा तोहफा मिला है। कुछ शर्तों के साथ सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखों को मंजूरी दे दी है। 18 से 21 अक्टूबर तक जलाए जा सकेंगे पटाखे। भारत दौरे पर मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेलसुख उखना जेपी नड्डा से उन्होंने मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत मंगोलिया संबंधों को और मजबूत करने पर सहमति जताई। वहीं कफ सिरप पर विवाद के बीच डब्ल्यूएचओ ने जारी की है बड़ी चेतावनी। कोल्ड ड्रिप समेत 3 कप सिरप से बताया जान का खतरा। कोल्ड ड्रिप से ही मध्य प्रदेश में हुई 25 बच्चों की मौत, राजस्थान में भी। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। देखिए, अमेरिका में कुख्यात अपराधी अमित शर्मा गिरफ्तार। लॉरेंस और गोदारा गैंग से जुड़ा है यह अमित शर्मा। भारत लाने जाने की तैयारी तेज, तस्वीर भी दिखा रहे हैं। और अब एक और बड़ी खबर, आईपीएस पूरन कुमार का चंडीगढ़ में अंतिम संस्कार किया जा रहा है। खुदकुशी के करीब हफ्ते भर बाद पूरन कुमार का आज पोस्टमार्टम किया गया। एसडीएम और एसआईटी की निगरानी में डॉक्टर्स का स्पेशल पैनल पोस्टमार्टम उन्होंने किया और इसकी वीडियोग्राफी भी की गई है। देखिए, आईपीएस पूरन की पत्नी अमनीत पी कुमार की सहमति मिलने के बाद, वो खुद भी आईएएस अधिकारी, उनकी सहमति के बाद शव का पोस्टमार्टम किया गया। इसको लेकर काफी सियासत भी हमें देखने को मिल रही है। लेकिन इस बीच चंडीगढ़ में आईपीएस पूरन कुमार का अंतिम संस्कार किया जा रहा है और ये तस्वीरें भी आपको दिखा दे रहे हैं। इसको लेकर एसआई ने जो सुसाइड किया उसके बाद से ये मामला थोड़ा और उलझ गया। और देखिए, पेच जो है उलझता जा रहा है सुलझने के बजाय, क्योंकि आईपीएस पूरन सुसाइड केस की गुत्थी और उलझी। एएसआई संदीप लाठर की सुसाइड के बाद बढ़ गई है मुश्किलें। 2 अधिकारियों के सुसाइड केस में गैंगस्टर्स की भी एंट्री हो चुकी है, जहां आईपीएस पूरन और खूंखार गैंगस्टर के बीच संबंधों का खुलासा हुआ। गैंगस्टर राव इंद्रजीत का नाम आने से हड़कंप मच गया है। क्या कनेक्शन है आखिर, हम दिखाते हैं आपको, रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में 2 अफसरों के सुसाइड केस ने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। अभी आईपीएस पूरन कुमार सुसाइड केस की गुत्थी सुलझी भी नहीं थी कि मामले की जांच करने वाले संदीप लाठर की खुदकुशी से हड़कंप मच गया। सुसाइड से पहले संदीप लाठर ने पूरे सिस्टम में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं, तो इस केस में गैंगस्टर की दुनिया के एक बड़े नाम का खुलासा किया। एक भ्रष्ट पुलिस अफसर जिसने सदर थाना मर्डर में इसने पैसे लिए, इसने राव इंद्रजीत को निकालने के लिए 50 करोड़ की डील कर रखी थी। जहां पे एक ईमानदार पुलिस अफसर जो इसके सामने अड़ा वो नरेंद्र बिजानिया था। सुसाइड से पहले रिकॉर्ड किए गए वीडियो में संदीप लाठर ने गैंगस्टर राव इंद्रजीत का नाम तो लिया ही, 50 करोड़ की किसी बड़ी डील का भी खुलासा किया। मौत से पहले अपने छोड़े सुसाइड नोट में भी संदीप लाठर ने पूरन कुमार और गैंगस्टर राव इंद्रजीत दोनों के नाम और संबंधों को खास तौर पर खुलासा किया।